हेलो एवरीवन, आई एम संतोष पानो एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश विद मी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ नरेशन। ठीक है, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आप जानते हो कि वॉइस और नरेशन अच्छा वेटेज रखता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि नरेशन को बिगिनिंग से लेकर के एंडिंग तक बहुत अच्छे से सीखेंगे। आफ्टर दैट हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है जिसका नरेशन चेंज करना पूछा जाता है। 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, उनमें से हमें 3 को एलिमिनेट करके हमारा एक आंसर बनाना है। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे की नरेशन की प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या हमारा काम नहीं चल रहा था नरेशन के बिना, तो बच्चों ये सोचिए कि सपोज करिए अभी मैं यहाँ पर आई हूँ। एट द मोमेंट जब मैं आ रही थी मैंने घर वालों को बताया कि मम्मी मैं क्लास लेने जा रही हूँ, तो पेरेंट्स ने क्या बोला होगा? पेरेंट्स ने कहा कि बेटा ठीक है ध्यान से जाना। ठीक है, अब ये जो कॉन्वर्सेशन है ये किसके बीच में हुआ? मेरे पेरेंट्स और मेरे बीच में हुआ। और वहाँ पर उस टाइम घड़ी में क्या टाइम था? घड़ी में कुछ अलग टाइम है। अब मैं जब एकेडमी पहुंची हूं और मेरे पेरेंट्स की बात आपको आकर के बता रही हूं, तो मैं स्पीकर हुई, आप मेरे लिसनर हुए, और इस सिचुएशन में जो मेरे पेरेंट्स हैं वो थर्ड पर्सन का रोल प्ले कर रहे हैं। राइट, और अब जब हम बात कर रहे हैं अब घड़ी में कुछ और टाइम है, तो इसीलिए बच्चों नरेशन में हमेशा टेंस चेंज किया जाता है। राइट, कि अगर हम बात करेंगे बच्चों वॉइस के चैप्टर की, तो वॉइस में हम सिर्फ डूअर का मोड चेंज करते हैं कि इस एक्शन को करने वाला पर्सन एक्टिवली इन्वॉल्व है या फिर पैसिवली इन्वॉल्व है। राइट, लेकिन नरेशन में हम टाइम चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि घड़ी का टाइम चेंज हो जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि जब भी आप कहीं भी बैठ के बात करो आपके स्पीकर और लिसनर आमने सामने बैठे हों, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हम बहुत सारे लोगों की बैक बाइट करते हैं, पीछे से बात करते हैं उनकी, तो फिर पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर टाइम स्पीकर और लिसनर आमने सामने बैठा रहे। राइट, अब यहाँ पर क्लास हो रही है, मैं स्पीकर हूँ आप मेरे लिसनर हो, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है। यही बात क्लास की कोई बात आप घर जाके अपने पेरेंट्स से शेयर करते हो, तो इस सिचुएशन में आप स्पीकर हो जाते हो, आपके पेरेंट्स लिसनर हो जाते हैं, और मेरी बात आप वहाँ पर करते हो तो मैं थर्ड पर्सन का रोल प्ले करती हूँ। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये बातें इन 3 पर्सन प्रोनाउन के चारों तरफ घूमती हैं। क्लियर, जब भी हम कहीं भी बैठ के बातचीत करते हैं हमारी बातचीत में इन 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो यहीं से हमें नरेशन की जरूरत पड़ी बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ये शब्द हमारा आया कहाँ से। सबसे पहले जो नरेशन जो शब्द है बच्चे, ये हमारी वर्ब से निकाला गया। ठीक है, और ये वर्ब हमारी क्या है बच्चों? नरेट। और नरेट का मतलब क्या होता है? सिंपली टू टेल। मैंने आपको बेसिक में एक चीज़ पढ़ाई थी बच्चों कि ATE सफिक्स जो होते हैं वो हमारी क्या होती हैं? वर्ब होती हैं। ATE सफिक्स हमारे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। ठीक है, ये ATE है यहाँ पर, और इस वर्ब का मतलब है टू टेल यानी कि बताना, और इसी से हमारा शब्द ION लगाने से नाउन बन गया, यानी कि नरेट वर्ब से हमने बना दिया है नरेशन। राइट, अब नरेट वर्ब का मीनिंग क्या है? टू टेल, बताना। और बताने के हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट, और इसी से ये टाइप बन जाते हैं बच्चे आपके कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन कौन सा होगा बच्चे? जब जब आपका स्पीकर और लिसनर आमने सामने बैठे होंगे, यानी कि हम आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो डायरेक्ट कब होगी? जब आपका स्पीकर और लिसनर आमने सामने है, यानी कि डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हो रहा है। राइट, इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कब होगा बच्चों? जब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि या तो स्पीकर या फिर लिसनर, मतलब स्पीकर और लिसनर में से वन इज मिसिंग, एक अगर मिस हो जाता है तो हमारा जो कॉन्वर्सेशन होता है वो इनडायरेक्ट बन जाता है। समझ आई बात? यानी कि सपोज करिए अभी हमारे बीच में जो कॉन्वर्सेशन है वो हमारा क्या है? डायरेक्ट है। ठीक है, आपकी कोई बात मैं मेरे घर जाके बता रही हूँ तो मेरा लिसनर मिस हो गया क्योंकि फिलहाल आप मेरे लिसनर हो। आप मेरी कोई बात अपने घर जाके बता रहे हो, आपका स्पीकर मिस हो गया क्योंकि आप बोलोगे घर जाके, पेरेंट्स सुनेंगे और आप बात मेरी कर रहे होगे। राइट, तो ऐसे ही आप इसको रिलेट कर सकते हो कि सबसे पहले नरेशन शब्द हमारा किस वर्ब से निकला है? नरेट से। नरेट का मतलब होता है टू टेल यानी कि बताना। बताने के हमारे पास 2 ढंग हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसे कहेंगे? जब स्पीकर और लिसनर आमने सामने हैं, यानी कि डायरेक्टली बात हो रही है हमारी। इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कौन सा होता है? जब स्पीकर और लिसनर दोनों में से एक मिस हो जाता है, यानी कि एक अब्सेंट हो जाता है। क्लियर बच्चों, और इसी से इसको नाम दिया गया है इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे बच्चों, जनरली अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए हम 5 टाइप के सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, कभी हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं,
जब कभी हमें कुछ पूछताछ करनी है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। कभी हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जब किसी को ऑर्डर करना हो, कमांड करना हो, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, तो वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जब हम लाइफ में किसी को विश करते हैं, प्रेयर करते हैं या किसी को बद्दुआ देते हैं, राइट। उसके बाद हम कई बार क्या करते हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं और अचानक से कोई अच्छी सी बिल्डिंग दिखी, तो अचानक से बिल्डिंग दिखेगी तो हम वहां पर बोलेंगे वाओ व्हाट अ स्प्लेंडेड बिल्डिंग। तो यहाँ पर आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल दिया। हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी बातों को, अपने विचारों को शेयर करने के लिए 5 टाइप के सेंटेंस बोलते हैं, राइट। और आपको क्या करना है, इन 5 टाइप के सेंटेंस का नरेशन चेंज करना है, क्योंकि जो आप बोलते हो उसी का आप चेंज करोगे, ठीक है। डायरेक्ट से किस में बनाओगे, इनडायरेक्ट में बनाओगे। तो आपको 1 बाय 1 शुरू करना है। उससे पहले आपको क्या करना है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है जो कॉमन रहेंगे 5 टाइप के सेंटेंस पे, चाहे आप सिंपल का बना रहे हो, इंटेरोगेटिव का बना रहे हो या एक्सक्लेमेटरी का बना रहे हो, यानी कि जो बातें कॉमन रहेंगी, जिसको मैं नाम दे रही हूँ बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पर, जो आपको हर टाइप के सेंटेंस पे अप्लाई करने हैं, राइट। तो आपको सबसे पहले समझना होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और बच्चों ध्यान रहे, मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी आपको नहीं रटवा रही हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी थ्योरी को पढ़ना, याद करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको टू द पॉइंट चीज़ें सीखनी है। मेरी थ्योरी करने के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन सोल्व ना हो तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जानेंगे बच्चे कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्या है। तो नेक्स्ट रीडिंग हम यहाँ पर बना रहे हैं बच्चे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ऑफ नरेशन। नरेशन से रिलेटेड हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चे, वो हमारा क्या है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे कभी भी कोमा और इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है रिमूव कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास। इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, जब भी आप डायरेक्ट स्पीच में देखते हो, जैसे सपोज करिए आपने लिखा देखा कहीं ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, और उसने आगे लिख दिया आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट, ठीक है बच्चों। ये डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है। कैसे पता लगा, देखिए यहाँ पर जो ये इतना पार्ट है, ही सेड टू मी, यहाँ तक जो इतना पार्ट है बच्चों, इसको नाम दिया जाता है इंग्लिश में, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या नाम देंगे इसको, रिपोर्टिंग वर्ब। जो वर्ब यहाँ पर यूज हुई है, सेड जो है ये वर्ब है और ये रिपोर्ट कर रही है, तो इसको हम नाम देंगे रिपोर्टिंग वर्ब। आगे जो डबल कोटेशन में जो ये जानकारी लिखी हुई है बच्चों, इसका नाम होता है ग्रामर में रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। स्पीच का मतलब मुंह से जो वर्डिंग आपने निकाली, दैट इज योर स्पीच, ठीक है। और आप इसको हमेशा डबल कोटेशन में क्यों लिखते हो बच्चों, क्योंकि ये बिल्कुल वही बात है जैसी अगले ने मुंह से निकाली है, यानी कि इसके अंदर कोई नेसेसरी चेंज नहीं है, जैसा उसने बोला ये उसी की स्टेटमेंट है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। स्पीच और डबल कोटेशन में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये वैसे ही बात है जैसी अगले ने मुंह से निकाली है। जैसे आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो कि अब्दुल कलाम ने ये कहा, राइट। आप अब्दुल कलाम की कही हुई वर्डिंग को हमेशा डबल कोटेशन में लिखते हो, कारण ये बताने के लिए कि हूबहू ये वही चीज़ है जैसी अगले ने मुंह से निकाली है। जितने भी थॉट होते हैं, कोटेशंस होती हैं, उसके पीछे डबल कोटेशन इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच होता है किसी पर्सन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, राइट, उसकी कही हुई बात को कि आई एम स्मार्ट हम अपने शब्दों में चेंज करेंगे, तो क्या ये बात वैसी ही रहेगी जैसे अगले ने बोली है, नहीं रहेगी। जब उसने ये लाइन बोली है घड़ी में कुछ और टाइम है, जब आप ये हुई घटना को किसी दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करोगे तो उस टाइम घड़ी में टाइम भी चेंज हो चुका होगा, और जब इतने सारे चेंजेस हो जाएंगे आपका पर्सन प्रोनाउन चेंज हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि स्पीकर और लिसनर जब आमने सामने तभी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है। जब इसमें से एक भी मिसिंग हो जाएगा तो ये इनडायरेक्ट बन जाएगा, तो आपका कहीं ना कहीं पर्सन प्रोनाउन भी चेंज हो रखा होगा, टाइम भी चेंज हो रखा होगा। तो क्या आप इस बात के अंदर डबल कोटेशन का यूज कर पाएंगे, नहीं ना, क्योंकि अब ये बात वैसी नहीं रही जैसी अगले ने मुंह से निकाली है, इसके अंदर आपने चेंजेस कर दिए हैं, और चेंजेस करने के बाद ये स्टेटमेंट वैसी नहीं रही। तो इसीलिए इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, वो ये है कि इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में कभी भी कोमा और इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये बात तो हमने सीख ली कि इसका यूज नहीं होता, तो फिर हम करेंगे क्या, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच हमारा अलग है कोमा और इन्वर्टेड कोमा से। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे,
जोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो जोड़ने के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, कंजंक्शंस यूज करते हैं, यानी कि जो एक फेविकोल का काम करता है, कनेक्टर जिसको आप कह सकते हो या लिंकर आप कह सकते हो, ठीक है। आपको रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को जोड़ने के लिए एक लिंकर या एक कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं बच्चे कि यूज कंजंक्शन, इसी का सॉल्यूशन है ये, यूज कंजंक्शन टू जॉइन, किसको जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर किसकी, कंजंक्शन की। क्लियर। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या सीखा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए कभी भी कोमा और इन्वर्टेड कोमास का यूज नहीं करेंगे। सेकंड थिंग क्या समझ आती है कि अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में इनको यूज नहीं कर सकते तो रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को हम जोड़ेंगे कैसे, तो फिर हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, कंजंक्शन की। क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट जो कॉमनली हमें यूज करना है बच्चों सभी टाइप के सेंटेंसेज में, वो ये है यूज SON 1 2 3 फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, SON 1 2 3 फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला का मीनिंग क्या है बच्चे, कैसे हम इसको समझेंगे, देखो तो देखिए यहाँ पर जो S लिखा है इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो फर्स्ट पर्सन होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेगा, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और अगर हमारी कॉन्वर्सेशन में ऑलरेडी थर्ड पर्सन है तो हमारा आंसर होगा नो चेंज, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो SON स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, एक बार इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। सबसे पहले ये सेड वर्ब है बच्चे, तो वर्ब से पहले जो ये प्लेस है ये हमारा सब्जेक्ट है। व्हाट और हु का रिप्लाई हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ही ने कहा, किसको कहा, ये एक्शन का क्या है, रिसीवर है। तो यहाँ पर जो मी है बच्चे ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक बात समझ आई। अब देखो, ही सेड टू मी आई एम स्मार्ट, अगर हम जहाँ भी इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज कर देंगे, देखो यहाँ तक देखेंगे तो क्या करेंगे, ही टोल्ड मी, ये बाद में सीखेंगे टोल्ड क्यों बना है। ठीक है, अभी एक बार इस पे ध्यान दो कि हमने पर्सन प्रोनाउन कैसे चेंज किया। ही टोल्ड मी, कंजंक्शन यूज करेंगे दैट सिंपल सेंटेंस में। जैसे ही आप यहाँ पर आई, आपको दिखा आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। अब यहाँ पर आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, ई से हमारे कन्वर्ट होंगे वॉज वर्ब में, तो ही वॉज स्मार्ट, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, अब इसको ना प्रैक्टिकली समझिए कि ऐसा हुआ कैसे। ठीक है बच्चों, कहने वाला है ही, मान लीजिए एक स्टूडेंट खड़ा है, ही ने मेरे से कहा, राइट। अब देखो ही बोल रहा है, मुझे बोल रहा है, ठीक है, और अगर वो अपने बारे में बोलेगा तो अपने लिए क्या शब्द यूज करेगा, अपने आप को वो क्या बोलेगा, आई बोलेगा। तो उसने क्या कहा, ही सेड टू मी आई एम स्मार्ट। क्लियर हुआ, आई एम स्मार्ट, ये वर्डिंग उस लड़के ने अपने लिए यूज करी है। ही ने मेरे से कहा कि आई एम स्मार्ट। क्लियर। अब ये देखिए कि इस घटना को मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब ये देखिए मैं स्पीकर हो गई, आप मेरे लिसनर हो गए, और जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं जो अपने आप को कह रहा था आई एम स्मार्ट, वो हमारे लिए कौन हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो सिचुएशन कैसी बनेगी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज स्मार्ट। क्लियर। अब ये ही शब्द हमारा किसके लिए यूज हुआ है, सब्जेक्ट के लिए। क्लियर हुआ। और ऐसे सेंस में अगर हम देखेंगे तो वॉज क्यों लगाया हमने, क्योंकि जब उस लड़के और मेरे बीच में बात हो रही थी तब घड़ी में कुछ और टाइम था। ये बात जब मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ तो घड़ी में कुछ और टाइम है, और घड़ी में चेंज होने का मतलब है चेंज इन टेंस। क्लियर है बच्चों, तो ऐसे आपको रिलेट कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन इसीलिए हमेशा किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चे। कैसे देखेंगे, देखो अगर यहाँ पर उसने आई ना लिखा होता, सपोज करिए उसने लिखा होता यू आर स्मार्ट, तो कैसे चेंज करते उसको, देखो उसने क्या लिख दिया कि आई एम की जगह पे सपोज करिए उसने लिख दिया मैम यू आर स्मार्ट। ठीक है, अब जब आप इसको चेंज करते तो कैसे करते, देखो ही टोल्ड मी, यहां तक हुआ दैट। अब आप यहां पर पहुंचे, यू सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, और मी का सब्जेक्टिव केस बना के लाएंगे तो क्या बनेगा, आई, और इज एम आर किस में कन्वर्ट होंगे, वॉज वर्ब में, तो आई वॉज स्मार्ट। अब इसको टेक्निकली देखिए कि ये लाइन कैसे बनी। अगर हम देखें बच्चे कि एक लड़का है ही,
उसने मेरे से कहा। अब देखो ही लड़का मेरे से बात कर रहा है, ठीक है, तो वो स्पीकर है, मैं उनकी क्या हो गई, लिसनर हो गई। अगर मैं लिसनर हूँ, मेरे से बात कर रहा है, तो वो मेरे लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेगा, सामने वाले को यू कहते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी कि यू। वो मेरे लिए जो टर्म यूज करेगा वो क्या होगी, यू आर स्मार्ट। क्लियर हुआ। अब देखिए ये हुई घटना मैं आपको आके बता रही हूँ, ठीक है। एक लड़के ने मेरे से कहा कि मैम यू आर स्मार्ट, और अब ये लाइन मैं आपको बता रही हूँ, तो कैसे मैं इसको चेंज करूंगी, देखो ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, ही ने मेरे से कहा। अब अगर ये बात मैं आपको बता रही हूँ तो मैं क्या कहूंगी, भी मेरे को स्मार्ट कहा उसने, तो मैं अपने लिए क्या शब्द यूज करूंगी, आई। तो इसीलिए बच्चों चेंज हुआ, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज स्मार्ट। टाइम चेंज क्यों हुआ, क्योंकि घड़ी में उस टाइम जब डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है अलग टाइम है, इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हो रहा है तब अलग टाइम है, इसीलिए चेंज इन टेंस। क्लियर हुआ। तो ये पर्सन प्रोनाउन का लॉजिक समझ आया आपको। अगर सपोज करिए यहां पर लिखा होता राम इज स्मार्ट, जैसे ही आप इसका कन्वर्ट करने आते, ही सेड टू मी राम इज स्मार्ट, जब राम हमने देखा इस पर्सन प्रोनाउन पे हम आए तो हमने क्या देखा कि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अगर ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, हम एज इट इज लिख देंगे कि राम वॉज स्मार्ट। क्लियर हुआ। अगर डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में भी हम राम की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में भी हम राम की बात कर रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन हुआ, और थर्ड पर्सन के बारे में हम क्या लिखेंगे, नो चेंज। क्लियर। तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला फिट करना आ गया होगा पर्सन प्रोनाउन को चेंज करने के लिए, SON 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर हमने कैसे स्टैंड किया इसको, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको समझना है बच्चे वो क्या है, आपने सबसे पहले कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव किया, उसका सॉल्यूशन क्या निकाला, कंजंक्शन यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट हमने सीखा कि यूज करेंगे SON 1 2 3 फॉर्मूला टू चेंज पर्सन प्रोनाउन। फोर्थ पॉइंट आपको करना पड़ेगा बच्चे भी, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि चेंज इन मॉडल। आप मॉडल में क्या चेंज करेंगे, चेंज इन मॉडल। तो मॉडल में सबसे पहले क्या चेंज करना है बच्चे आपको, अगर मान लीजिए कैन दे रखा है तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड, ठीक है। कैन प्रेजेंट कैपेसिटी की बात करता है तो कुड हमारा क्या बताता है, पास्ट कैपेसिटी की बात करता है। अगर गिवन है ऑलरेडी शेल तो इसका पास्ट क्या बना देंगे, शुड। अगर गिवन है मे तो मे को कन्वर्ट कर देंगे माइट में। अगर लिख रखा है विल तो विल को कन्वर्ट कर देंगे वुड में, और इसको हम कहेंगे चेंज इन मॉडल। जब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन बनाएंगे, क्योंकि घड़ी का टाइम चेंज होगा तो आपको इन मॉडल्स को चेंज करना पड़ेगा, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इस तरीके से। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चे, नेक्स्ट जो चेंज हमें करना है दैट इज चेंज इन टेंस। हम टेंस में क्या बदलाव करेंगे, ठीक है। तो पूरा चार्ट आपको समझना है बच्चे कि टेंस में आपका क्या बदलाव होगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हम करते लेते हैं इकट्ठा इसको। अगर डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस दे रखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या पहचान होती है, V1 जरूरत के हिसाब से लगाते हैं S या ES। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है बच्चों तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस हमारा होता है V2, यानी कि V1 कन्वर्ट होता है V2 में। अगर ऑलरेडी सिंपल पास्ट है तो इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट हमारा क्या होता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है तो आगे हम लिखेंगे नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर। तो क्या सीखा बच्चों, अगर V1 गिवन है कन्वर्ट करेंगे V2 में, यानी कि पास्ट टेंस में। ऑलरेडी पास्ट है तो चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है तो आंसर करेंगे अपना नो चेंज, ठीक है। सेकेंड स्टेप आता है हमारा, अगर ऑलरेडी सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में गिवन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या पहचान होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, देखो कि इज, एम, आर, वर्ब प्लस ING, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ। इसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा क्या बनेगा, वॉज, वर, वर्ब प्लस ING, ठीक है। अगर ऑलरेडी पास्ट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और कैसे बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हैड बीन, वर्ब प्लस ING। और अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आगे लिख देंगे नो चेंज।
क्योंकि आगे चेंज करने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया, शॉर्ट कैसे याद रखेंगे, इज एम आर कन्वर्ट होते हैं वॉज वर में, वॉज वर कन्वर्ट होता है हैड बीन में, सभी के आगे आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कन्वर्ट होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है देन नो चेंज, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे थर्ड स्टेप, अगर हमारे सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, और क्या पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की, हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। और आपको पता है पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है तो आपका आंसर होना चाहिए नो चेंज, कोई बदलाव नहीं, आगे कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि जब आप पास्ट परफेक्ट पे पहुंच गए थे तो आगे हमारा क्या था, नो चेंज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। सिंपली कैसे याद रखना है, हैज़ हैव कन्वर्ट होते हैं हेड में, क्योंकि बाकियों के आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है ही, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट हुआ है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चे फोर्थ स्टेप आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पहचान है, हैज़ हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। पूरा कन्वर्ट होगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और क्या पहचान है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, हैज़ हैव का कन्वर्ट करेंगे हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी, क्लियर। अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है तो आगे लिख दो बच्चों नो चेंज, ठीक है। ये देखिए पूरा एक बार फिर से हम क्या करते हैं, रिकैप करते हैं थोड़ा सा। सिंपल प्रेजेंट कन्वर्ट होगा सिंपल पास्ट में, अगर ऑलरेडी सिंपल पास्ट है तो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अगर ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट है तो आगे लिख देंगे नो चेंज, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर एक्शन प्लस आईएनजी, पूरा कन्वर्ट होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। यानी कि वॉज वर एक्शन प्लस आईएनजी, अगर ऑलरेडी वॉज वर एक्शन प्लस आईएनजी है तो आपका आंसर होगा आगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है देन करेंगे आगे नो चेंज। नेक्स्ट हमारा आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट में, और अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है देन आंसर होना चाहिए नो चेंज। उसके बाद लास्ट स्टेप है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि हैज हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी, पूरा कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि हैड बीन एक्शन प्लस आईएनजी में। अगर ऑलरेडी ऐसा है डायरेक्ट स्पीच में तो आपको कर देना है नो चेंज, क्लियर। यानी कि टेंस में कोई बदलाव फिर नहीं करेंगे अगर ऑलरेडी ऐसा है। यहाँ तक समझ आए बच्चों। तो ये था हमारा स्टेप कि अगर हमें टेंस चेंज करना पड़े तो इस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्लियर।